एडवेंचर का कोई उम्र सीमा नहीं होता है। इसको साबित करने वाले मुजफ्फरपुर के एक महान इंसान हैं जिनसे आपको हम रूबरू कराएंगे। चलिए सीधे उनसे ही मिलते हैं। सर, अपना परिचय आप खुद ही दीजिए इन लोगों को। मेरा नाम सुधीर चंद्र वर्मा है। ऐसे यहाँ मुजफ्फरपुर में लोग मुझे गोपाल सर के नाम से ही जानते हैं। मैं यहाँ MSKV कॉलेज में कार्यरत था, जो 2017 में रिटायर किया हूँ, और उसके बाद से अभी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में जुड़ा हुआ हूँ। और इसी में सेवा भावना से ही जगह जगह पर वो सिलाई सेंटर्स वगैरह या रिलीफ वर्क होता है, इन सारे चीज़ों को समय समय पर देखता रहता हूँ। अभी भी मैं यहाँ पर एक सिलाई सेंटर में ही आया हूँ, जो अभी हमारे सामने इन बच्चियों को आप देख रहे हैं। ये बच्चियाँ हमारे यहाँ सिलाई प्रशिक्षण कर रही हैं। और इसके अलावे अभी इन लोगों को मैं बता रहा था कि अभी इन लोगों को हैंडीक्राफ्ट में दीपावली के अवसर पर जो घरौंदा और कैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, या गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां वगैरह जो दीपावली के अवसर पर जो बिक्री होता है, उसको बिजनेस व्यापार के उद्देश्य से, ताकि ये लोग अपने पैर पे खड़ी हों, स्वावलंबी बने, इसलिए इनको प्रशिक्षण देने के लिए अभी उसी की योजना बन रही थी कि दीपावली के पहले, अभी समय आ रहा है, उसके पहले हम लोग क्या तैयारी करें। मतलब आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक एडवेंचरर भी हैं। आप ये जो बाइक ट्रिप करते हैं, एक साधारण से बाइक को लेकर जब लंबी दूरी को तय करते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये जो बाइक ट्रिप है आप कब से कर रहे हैं? ये बाइक ट्रिप मैं लगभग 1980 से कर रहा हूँ। और आज आपकी उम्र कितनी है सर? 66। अभी भी कर रहे हैं? ये कंटिन्यू है? एकदम कंटिन्यू। और अभी भी मेरा प्लान बना हुआ है। अभी तुरंत 2-4 दिन पहले भी मैं अभी रांची से होके आया हूँ, रांची में। और 2 बार अभी कोरोना काल में मैं बाहर तो बाइक से नहीं जा पाया, क्योंकि कई तरह की उसमें पाबंदियाँ थी कि मैं तो निकल जाता, लेकिन दिक्कतें ये थी कि दूसरे राज्य में जाने के बाद बिहार का नंबर देखने के बाद वो लोग कहते कि इसको क्वारंटाइन करो, जो मुंबई में मैंने देखा। तो इसलिए करके मैं बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन झारखंड में मैं गया, जिसके लिए कि झारखंड के लिए वो ई-पास बना करके मैं झारखंड तक की यात्रा अभी कर रहा हूँ, क्योंकि घर में बैठ के रह नहीं सकता हूँ। तो इसलिए 2-3 बार मैं झारखंड ई-पास बना करके गया और आया। अच्छा, ये आपका एडवेंचरर लाइफ जो है, ये लोगों को बताइए कि सबसे लंबा दूरी आप कहाँ तक का तय किया और उस दूरी में किस तरह के बातें आई थी सामने? अभी तक सबसे लंबी दूरी मैंने यहाँ से कन्याकुमारी की, जो मैं यहाँ से बाइक से निकला था, जिसमें कुछ समस्याएं भी आई। समस्या आई कि हमारे साथ 4 बाइक यहाँ से हम लोग निकले थे, जिसमें से 2 बाइक रास्ते में लौटना पड़ा। उसको विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से उनको ट्रेन में बैठा करके उनको हमको भेजना पड़ा। और मैं 2 बाइक से ही मैं यात्रा आगे की किया, लेकिन मैं फिर भी वो उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मुझको ट्रेन में उनको बैठा करके और बाइक समेत उनको यहाँ भेजना पड़ा। और मैं लेकिन यात्रा मैंने अपनी बंद नहीं की, और मैं वहाँ से आगे निकला रामेश्वरम होते हुए कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से फिर मैं केरल तिरुवनंतपुरम होते हुए कोझिकोड, और कोझिकोड से मैं वहाँ से जब निकला तो एक जंगल पड़ता है चामराजनगर का, जो मैसूर के बीच में पड़ता है। सुल्तान बैटरी के बाद से वो जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता है। लगभग वो 90 किलोमीटर का जंगल है। तो उसमें जब मुझे पता नहीं था कि वह जंगल इतना ख़तरनाक है। बाद में पता चला कि उसमें कौन वीरप्पन थे, कौन वो लोग रहते थे वगैरह वगैरह। तो हमको तो रूट मैप में वो लगा कि भाई ये रूट मैप है, ये सही है, इससे मैं निकलूं। तो मैं अपने मित्रों के साथ उसमें निकल पड़ा। लेकिन जब गया तो जंगल में जगह जगह पर हर पेड़ पर लगभग कुछ ही दूरी पर पेड़ों पर स्लोगन लगा हुआ रहता था कि नो हॉर्न, नो पार्किंग, कहीं पर नो पिकनिक, आप यहाँ रुकिए नहीं जंगल में, वो जंगल खतरनाक है, आगे बढ़ते। कहीं शेरों का चित्र है, कहीं हाथियों का है। और उसी में एक जगह हम लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी निकाल रहे थे। उस समय एक टाइगर बाघ वो पीछे लग गया, और वो करीब 6-7 किलोमीटर तक हमारा पीछा कर दिया। और उस समय हमको भागना पड़ा, और काफ़ी तेज़ गति से उस समय मेरी गाड़ी की स्पीड थी। उस समय मेरे पास कैलिबर बाइक थी बजाज की, और मैं चल रहा था लगभग 65, बहुत कोशिश किए तो 65
66 तक ही वो गाड़ी चढ़ पाई, हल्की चढ़ाई थी। ये कब का बात है, मतलब कौन से साल में? 2008 शायद 2008 में। तो मैं उस समय जब मैं वहाँ से निकला तो करीब 6-7 किलोमीटर तक वो बाघ पीछा किया और फिर धीरे धीरे वह पीछे उसकी दूरी बढ़ती गई और बाघ पीछे रह गया। लेकिन हम रुके नहीं, भय बहुत ज़्यादा हो चुका था। दोनों गाड़ी, हमारे साथ एक मुखिया जी थे उस समय, राम वहाँ भूसरा के गाय घाट में पड़ता है, वो भी थे। एक बाइक पर वो ड्राइव कर रहे थे और एक बाइक मैं ड्राइव कर रहा था। तो उसके बाद जब मैं रुका तो देखा कि मैसूर शहर आ गया था। तो वही मैसूर राजा के महल के सामने वहाँ रुक के चाय पिए और मेरा भय ख़त्म हुआ। और फिर मैं वहाँ से आंध्र प्रदेश होते हुए और जब आया तो फिर आगे जा कर के मेरे रास्ते में जो रूट मैप था उसमें बहुत उस समय जानकारी, ये सब गूगल वगैरह नहीं था, तो नक्शा बना करके ही चलते थे रूट मैप। तो एक रूट मैप उस समय मेरे पास जो बना था वो जगदलपुर होते हुए जो सुकमा का जंगल, जिसमें एक बार सुने हुई है कि 75 CRPF वगैरह को उड़ा दिया गया था, वो नक्सलियों ने उड़ा दिया था, उसमें सुकमा नामक एक जगह है, उसी जंगल होकर के रास्ता था और हम समझ नहीं पाए और वही रूट मैप मेरा बना हुआ था। जब वहाँ पहुँचे तो उस जंगल, वो 105 किलोमीटर का जंगल था आंध्र प्रदेश से लेकर के और यहाँ जगदलपुर तक। तो बीच में सुकमा आता था। तो वहाँ पर आर्मी वाले लोग वो बख्तरबंद गाड़ी लगाए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने मुझे हैंड्सअप किया, स्टॉप। मैं रुक गया और वो लोग गन पॉइंट पर हमको रोके। रोकने के बाद वहाँ से फिर हम रुके, फिर जाके हम अपना पेपर वगैरह दिखाए उनको, आर्मी वाले को। तो वो लोग जो है सो वहाँ पर बताए कि आप इधर कैसे आ गए। तो हम कहे कि भाई मेरे रूट मैप में है ऐसे। उस समय मैं गेरुआ वस्त्र में था क्योंकि सावन महीना था और हम शिवलिंग पे यात्रा करने, उस समय उद्देश्य मेरा होता था गंगा जल 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा। पहले वो उद्देश्य लेके हम चलते थे, जो मैंने 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली, 51 शक्तिपीठ में से 40-45 कर लिया इसी क्रम में। अब कई तरह के उद्देश्यों को लेके चलते हैं, लेकिन उस समय जो हम चल रहे थे तो उस समय वो जंगल में हमको फिर उन लोगों ने समझा, तो फिर उन्होंने हिदायत दे करके हमको जंगल में जाने दिया कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, चारों ओर जंगली जानवरों का भी खतरा है, खास नक्सलाइट का भी खतरा है, आप हिसाब से जाएंगे, जगह जगह लैंड माइन्स भी मिल सकते हैं। तो आप उस जंगल से होकर गए थे? तो उस जंगल से हो करके जगह जब इतना पत्ता, इतना जंगल, चारों तरफ भय तो का वातावरण था कि कोई बाघ कहीं से अटैक कर सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे एक भय खत्म हो गया बाघ शेर का, क्योंकि पेड़ पर जितने पेड़ थे लगभग जगह जगह देखे पेड़ के ऊपर मचान बना करके आर्मी वाले लोग उस पर मशीन गन ले करके वो अपना आर्म पोजीशन लिए हुए थे रक्षा के लिए वगैरह। तो इस तरह से हम बहुत सारा देखे। तो ये उसके बाद फिर जब आगे गए तो एक गांव छोटा सा मिला, आदिवासी गांव। वहाँ एक चाय के दुकान पर रुके तो चाय बनाने वाले ने मुझे चाय पिलाया, वो धुआं वाला चाय वो लकड़ी पर बना के पिलाया, हम पिए और उसको आशीर्वाद दिए। और जब उनको हम दिए 20 रुपया उनको दिए तो उन पैसा नहीं ले रहे थे कि नहीं बाबा आपका आशीर्वाद काफ़ी है, चूँकि उस समय मेरे पास गेरुआ वस्त्र था और रुद्राक्षी माला भी थी। तो हम उनको आशीर्वाद भी दिए और उसके बाद वहाँ से निकले, आगे गए तो सुकमा में जा कर के 4-4:30 बज चुका था, उससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं था। तो सुकमा में मैं जगह तलाश कर रहा था लेकिन कोई जगह नहीं मिल रहा था। संयोग से एक व्यक्ति वहाँ पर मिले जो मेरा गाड़ी का नंबर देख करके, और वो बोले बिहार से आए हैं क्या? तो हम बोले कि हाँ। सो आप भी बिहारी बोल रहे हैं, आप भी बिहार के हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ। सो हम दरभंगा मेरा मकान था। तो हम कहे आप यहाँ कैसे? तो हम लोग यहीं आके बस गए हैं। सो पापा यहीं बिजली लकड़ी का कारोबार करते हैं, बड़ाई थे वो, तो आज भी सुकमा में उनका कारोबार होगा। तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी और उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे लकड़ी का जो कारोबार था उसी में रहने के लिए हमारी व्यवस्था कर दिए। पक्का पर हम लोग अपना मच्छरदानी लगा के सो गए दुकान में। रात में उन लोगों ने खाना खिलाया उसी जंगल में, सुकमा में। फिर जंगलों में ही वहाँ पर टॉयलेट वगैरह के लिए जाना था, गए वहाँ से हो करके आए और सुबह में चाय पी करके फिर वहाँ से निकले और हम यहाँ। कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगलिंग स्टोरी रहती है, मतलब ये काफ़ी एडवेंचरस, कब ऊपर कब नीचे, कब भय कब जान का बाजी लग जाए। तो ये जानना चाहते हैं हम। और ये जो आपकी कन्याकुमारी की जो जर्नी थी ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप जैसा बता रहे हैं कि जैसे जैसे जाते हैं अलग अलग दोस्त बन जाते हैं, अलग अलग मदद मिल जाती है। तो
ऐसा भी कभी हुआ है कि कहीं मदद ही ना मिल पाया हो? ऐसा कोई आपका क्षण आया हो जब लगे कि अब कहाँ जाएं, अब कैसे जाना है? ऐसे बहुत से क्षण हमारे बीच में आए हैं जिनका कि एक तो बात है कि मेरे साथ जो लोग जाते हैं तो एक बार जाते हैं तो दोबारा वो बहुत कम जाते हैं, फिर नए व्यक्ति मेरे साथ जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो लोग हिम्मत हार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, इनके साथ जाने का गारंटी नहीं है, आने की गारंटी नहीं है, और इस बार तो हम बच के चले आए हैं, अगले बार बचेंगे कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब आप नक्सल एरिया में चले जाते हैं तो फिर तो डर लगेगा ही। लेकिन वो कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, जानबूझ के तो हम नहीं गए थे, लेकिन बाद में वो रास्ता हमको मिल गया उसी तरह का, क्योंकि वहाँ पर एक जगह था नक्सल एरिया के पहले आंध्र प्रदेश में, जहाँ पता चला था कि कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, कौन सा जगह अभी मैं को नहीं बता पाऊँगा, जो वहाँ पर जो वो छोड़े थे तो वहाँ वो नदी में समा गया था, और वो जगह वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को दर्शन करने की मेरी इच्छा थी। तो वो अभी नाम मैं नहीं बता पाऊँगा, याद नहीं आ रहा, अचानक आपने पूछा है। तो वो दर्शन करने के बाद मेरा रूट मैप इधर से बन गया था, जिसमें वो सुकमा पड़ गया, तो मैं इधर से आ गया। तो ऐसे मैं जानबूझ के थोड़े जाऊंगा कि मैं नक्सल वाला इसमें जाऊं, लेकिन पड़ जाता है तो झेल लेते हैं। तो अक्सर जब भी गए हैं तो कुछ न कुछ एडवेंचरस हो ही जाता है, इसलिए बहुत सारे, एक जगह मैं जाता था तो वहाँ जो बच्चे थे तो वो लोग कहते थे हमको एडवेंचर भैया। अच्छा, कहाँ का बात है ये? एक डॉक्टर साहब थे, उनके बच्चे लोग, वो डॉक्टर गुजर गए, तो उनके भैया वो लड़के भी अभी डॉक्टर हैं। अच्छा। ठीक है ना, नाम मैं नहीं बताऊंगा। वो लोग भी मुझे बचपन में ही वो लोग कहते थे एडवेंचर भैया। तो जब जाते थे तो कोई ना कोई एडवेंचर हो जाता था, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, और वो होता रहता है और अभी भी होता रहता है। अच्छा, हमें पता चला कि आप दुनिया के सबसे हाईएस्ट पिक पर भी जा चुके हैं, तो इसका थोड़ा जर्नी बताइएगा कि ये कैसे तय किए थे आप? ये हाईएस्ट टॉप मोटरेबल रोड है आपका, हाईएस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड रोड कहलाता है जो अभी तक का। ये लेह लद्दाख में लेह से 40 किलोमीटर ऊपर खारदुंगला टॉप कहलाता है, जो 18,380 फीट की ऊंचाई है, जो हमेशा बर्फ़ों में ढका रहता है। और वहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ किलोमीटर जो होता है तो सीमेंट का बनता है, जो करीब 1-1.5 फीट का होता है, लेकिन वहाँ जो बर्फ़ में जो किलोमीटर होता है वो 10 फीट ऊपर लोहे का रॉड में ऊपर में जा कर के वो बनाया रहता है, किलोमीटर लिखा रहता है। अच्छा। ऐसा इसलिए मैंने वहाँ पूछा कि भाई किलोमीटर तो ज़मीन में रहता है, ये ऊपर में आप कैसे लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों है? तो पता चला कि बर्फ़ के समय में ये सब बर्फ़ से ये 10-10 फीट 8-8 फीट मोटा बर्फ़ यहाँ जम जाता है बर्फबारी में, तो ये किलोमीटर ऊपर नज़र आता है, और ये रोड पता ही नहीं चलता है। तो इसी से देख करके लोग रोड फिर उसको खोजते हैं और बर्फ़ को काटा जाता है, रास्ता बनता है। और वहाँ जाने का मौका हमको मिला था ये 2014 में, 2014 में यहाँ कृष्णा होंडा के जो यहाँ प्रोपराइटर हैं भृगु बाबू, उनसे हमारी बातचीत हुई। कृष्णा होंडा अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर, उन्होंने जब मेरे बारे में जाना तो उन्होंने कहा कि आप मेरी गाड़ी लेकर के जाएं और मेरे बाइक से यात्रा करें, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बाइक वहाँ सक जाएगी। मतलब तो वो आपको स्पॉन्सर किए थे? फिर उन्होंने कहा कि मेरी बाइक लेके जाएंगे तो बाइक भी मेरी रहेगी, इसका पेट्रोल खर्च वगैरह भी मैं ही दूंगा, लेकिन आप जाएं और उसका फोटोग्राफ्स वहाँ लें। तो उन्होंने उस समय गाड़ी दिया था ड्रीम युगा बाइक, जो अभी नहीं है, बंद हो गई है, लेकिन ड्रीम युगा बाइक उन्होंने दिया था 110 सीसी, और वही बाइक से मैं यहाँ से निकला था वो खारदुंगला की यात्रा पर। क्योंकि इसके पहले भी मैं जब गया था तो खारदुंगला टॉप तक नहीं जा पाता था, और उसके पहले ही बहुत सारी परिस्थितियाँ आती थीं, कुछ ऐसी ही एडवेंचरस परिस्थितियाँ, जो मैं नीचे से ही लौट आता था। तो जब मैं वहाँ की यात्रा कर रहा था तो उस समय में मेरे साथ जाने वाले आदमी जो थे, सारी गाड़ी वाले लोग छोड़ दिए, और एक आदमी जो पीछे बैठने वाले थे वह भी लास्ट में रात में छोड़ दिए। तो छोड़ दिए कि भाई नहीं जा सकते हैं, बहाना बना दिए, मैं अकेला रह गया। और मैंने पहले बार जीवन में पहली यात्रा मैंने अकेले तय की थी, जो सबसे कठिन यात्रा थी, और वो थी खारदुंगला टॉप की यात्रा। और उसमें एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, उतना हाईएस्ट टॉप पर जाने के लिए भृगु बाबू ने मुझे 110 सीसी की बाइक दे दी कृष्णा होंडा की ओर से। अच्छा। जो मुझे विश्वास नहीं था कि ये गाड़ी चढ़ पाएगी, लेकिन चूंकि मैं सिंगल ड्राइव में गया, इसलिए वो बाइक वहाँ तक खारदुंगला टॉप तक
पहुंच गई, और पहुंच भी गई। और मैं लेह में रात में नाइट स्टे किया, उसमें भी काफ़ी एडवेंचरस कठिनाइयाँ आई रास्ते में, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई जिसको बयान करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन उनको झेलते हुए मैं वहाँ पहुँचा, लेह पहुँचा। फिर सुबह में कल होकर के लेह से वो 40 किलोमीटर की दूरी जो खड़ी चढ़ाई है उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी काम करता है, जो गाड़ियों को थोड़ा वहाँ पर है कि एक मैग्नेटिक पोल है जो गाड़ियों को खींचता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और फिर मैं जब नीचे आया तो रास्ते में एक जगह मैग्नेटिक हिल भी मिला जो गाड़ी को खींचता है, वहाँ पर गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगा हुआ था। तो मैं जब वहाँ ऊपर चढ़ रहा था तो 5 बजे सुबह में जब चला तो 2 घंटा मुझे लगा, 7:05 या 10 मिनट पर 2 घंटा 5-7 मिनट में मैं ऊपर पहुँच गया खारदुंगला टॉप। उस समय कोई हमको रोका नहीं, मैं इनर लाइन परमिट वगैरह भी नहीं ले पाए थे, शायद सुबह का वातावरण था, अकेले थे इसलिए कोई मुझे रोके भी नहीं, और छोटी गाड़ी थी इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, और मैं धीरे धीरे ऊपर वहाँ पहुँच गया खारदुंगला टॉप पर। फिर वहाँ जाने में कोई समस्या नहीं हुई थी? आप एक सामान्य सी गाड़ी लेकर निकले थे। शुरू में तो समस्याएं आई, लेकिन जब अकेले जब कुछ दूर आधी यात्रा जब तय कर लिए तो उसका धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती गई। पहले तो डर भी लग रहा था कि अकेले जाएंगे, कहीं तबीयत ख़राब हो गई, कहीं कुछ हो गया तो फिर कोई दूसरा सहारा भी नहीं है कि गाड़ी चलाएगा कौन। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये सब बातें दिमाग से निकल गई और हिम्मत कर लिए, और अकेले मैं वहाँ तक पहुँच गया। और फिर वहाँ से जब आ गया लौट करके तो आज इतनी हिम्मत है कि अब मैं अकेले जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि अकेले हम फ्री रहते हैं और कभी किसी का बोझ नहीं रहता है कि उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा तो हमको रास्ते में रुकना पड़ेगा। और अपने अकेले कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है। और अभी मैं तुरंत, अभी मेरा प्लान है अभी तवांग की यात्रा, जो जहाँ पे 62 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, जो बर्फ़ में रहता है, तो हो सकता है अगले महीने मैं निकलूँ। रूट मैप प्लान मेरा बन चुका है। और एक है आपको तनोट, राजस्थान में, जैसलमेर से 125 किलोमीटर आगे पाकिस्तान बॉर्डर है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो 71 का जो युद्ध हुआ था उस समय शायद पाकिस्तान की ओर से काफ़ी बमबारी की गई थी, और वो सारे बम बिना डिफ्यूज़ हुए, एक कोई लड़की थी जो माता के रूप में वहाँ पर सारे बम को कैच करके रख देती थी और बम फटा नहीं। वो आज भी वो बम वहाँ रखा हुआ है, जिसको मुझे पता चला तो मैं सोचा कि मैं उस माता के जागृत मंदिर में दर्शन करने जाऊं, और वो भी मेरा प्लान है। अब दोनों में से मैं कहाँ जाऊंगा कोई ठीक नहीं, लेकिन कहीं अब कोरोना काल में थोड़ा सा ये हो जाएगा। मैंने दोनों वैक्सीन भी ले लिया है, दोनों डोज ले लिया, सब कुछ ले लिया, इसीलिए कि मैं एकदम सेफ रहूँ और वहाँ जाऊँ। अच्छा, अब ये जो सबसे टॉप पे गए थे वहाँ पे तो रोड था नहीं, वो जो आप बताएं, तो वहाँ पे ऊपर जाकर आप किस तरह का नज़ारा देखे, किस तरह का वो अनुभव था, वो शेयर कीजिएगा ज़रा। ऊपर में चूँकि जब मैं जा रहा था तो साउथ पुल्लू एक जगह है बीच में, वहाँ से 20 किलोमीटर पीछे खारदुंगला से पहले, तो साउथ पुल्लू में के बाद बर्फ़ काफ़ी मिली हमको ऊपर में। वहाँ पर आर्मी वाले लोग थे कैंप लगा के, और वहाँ पर बर्फ़ जो था उस समय कम था, लेकिन रोड पर बर्फ़ जो जमी हुई थी थोड़ी, और जो पानी जो पिघल के आ रहा था, हिमालय ही है तो हिमालय से आता था तो वो तुरंत हवा लगता था और जम जाता था, तो शीशा की तरह लगता था। उस पर जब गाड़ी का चक्का पड़ता था तो कच कच करके वो टूटता था। तो लगता था कि भाई कहीं बर्फ़ का टुकड़ा गड़ गया टायर में तो कहीं टायर पंचर न हो जाए। लेकिन उस सब की व्यवस्था, मैं पंचर बनाने की व्यवस्था, पंप वगैरह सब गाड़ी में लेके चलता था, और आज भी मेरे गाड़ी में लगी रहती है। तो इसलिए एक हिम्मत थी कि होगा तो फिर बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिसलन भी काफ़ी थी, लेकिन मैं धीरे धीरे 10-5 के स्पीड में, कहीं 12 की स्पीड हो जाती थी, 15 का स्पीड हो जाता था, इसी तरह से 10-15 के स्पीड में करके फर्स्ट गियर में गाड़ी को धीरे धीरे करके ऊपर मैंने चढ़ा लिया। उसमें कई बार 1-2 जगह कुछ दूरी पर कुछ जानवर नज़र आए बर्फ़ में, तो थोड़ा भय हुआ, लेकिन फिर दिमाग में आया कि ये सब याक वगैरह हो सकते हैं जो टहल रहे हैं। फिर कहे कि जो होगा देखा जाएगा, भय अब बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए तो धीरे धीरे वो सब भी भय रहा नहीं। तो मैं खारदुंगला टॉप पर जब पहुंचा तो वहाँ पर एक शायद रूम बना हुआ था उसमें, जो ऑक्सीजन वगैरह के लिए वो लोग करते थे प्रोवाइड, तो उसमें से निकल के आए
तो मैं उनको बुलाया तो शायद समझे कि कोई ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत होगी। लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरा उस समय बटन वाला कैमरा हुआ करता था, आज का ये वीडियो ये नहीं था, और वो स्क्रीन टच फोन हाँ स्क्रीन टच फ़ोन नहीं था, और बटन के कैमरा से ही मैंने वो फ़ोटो उनको दिया। कैमरा से उन्होंने मेरा फ़ोटो खींच दिया और कुछ मैं अपने से भी उसको सेल्फ को भी दूर करके उल्टा करके फ़ोटो खींचा, जो फ़ोटो आज भी है हमारे पास में, और वो होंडा में भी लगा हुआ है। फिर वो प्रेस वाले जब यहाँ आए तो उन लोगों ने मांगा तो उनको भी मैंने दिया। आज भी मेरे घर में वो सब फोटोग्राफ्स हैं। और वहाँ से एक अद्भुत नज़ारा था, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़, दूर दूर तक बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आ रही थी। एक अलग नज़ारा लग रहा था। हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर देखते हैं बर्फ़, और वहाँ से लगता था कि वो जो बर्फ़ का पहाड़ सब जो दूर में है शायद वो हमारे पहाड़ से नीचे है, ये महसूस होता था। और जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से सीधी ढलान नीचे बर्फ़ की जा रही थी। वहाँ देखने में डर लग रहा था, लगता था कि भाई यहाँ पर अगर फिसल गया आदमी तो बर्फ़ पर फिसलते हुए कहाँ जाएगा, कितना किलोमीटर नीचे, कोई था नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी दूरी से ही हिसाब से हिम्मत बांध करके, कृष्णा होंडा का झंडा था, मैंने वहाँ लेके उसको गाड़ दिया कि ताकि लोग अपना नेट पर देखेंगे कि क्या देखेंगे। जितना नॉलेज था उस समय गाड़ उड़ के चला आया। अब वो है नहीं है गवर्नमेंट। अच्छा, इतनी एडवेंचरस आप ट्रिप करते हैं और इतने समय से कर रहे हैं, 1980 से अभी तक कर रहे हैं, कंटिन्यू है। आप अपने इस जर्नी से ऐसा कौन कौन सा लेसन सीखे हैं कि अभी जो लोग आपको देख के इंस्पायर हो कि निकलेंगे नॉर्मल गाड़ियों से भी, तो क्या ऐसा वो ध्यान रखें कि मुसीबतों से बच के थोड़ा रहें? ऐसा कोई नसीहत भी हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। देखिए, हर इलाके में जाने का अलग अलग अपना सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे जब पहाड़ी इलाके में जब भी जाएं तो कभी भी बरसात के मौसम में नहीं जाना चाहिए। और बरसात के मौसम के बाद, जैसे मई जून का महीना, जो बर्फ़ जब पिघलता है उसके बाद का जो समय होता है और बारिश होने के पहले इसके बीच का जो समय होता है, वह बाइक से ट्रैवल के लिए, अपनी गाड़ी से ट्रैवल के लिए बेहतर समय होता है मेरे विचार से, क्योंकि उसमें लैंडस्लाइड वगैरह का ख़तरा कम होता है। या फिर उसके बाद में भी दूसरी चीज़ है कि एक तो ये सब देखना चाहिए कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। दूसरी चीज़ है कि आप जहाँ जा रहे हैं आगे में आपकी गाड़ी कौन सी है, कितनी दूर तक जाना है। जैसे मैं लेह लद्दाख की यात्रा पर था तो 450 किलोमीटर की दूरी में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, और उसमें जाने के लिए तो मेरे पास अनुभव नहीं था। तो एक सरदार जी ने उस समय हमको बताया था कि देखो, जा तो रहे हो लेकिन आगे रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, और फर्स्ट गियर में गाड़ी चढ़ेगा तो तुम्हारा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो एक 5 लीटर के गैलन में पेट्रोल ले लो। तो मैं 10 लीटर की टंकी में फुल कर लिया पेट्रोल, और उसके बाद 5 लीटर के गैलन में भी भर के गाड़ी में बांध लिया, और 1-1 लीटर के गैलन में 2 लीटर भर के, यानी 7 लीटर एक्स्ट्रा मैंने गाड़ी में रखा था, और वो काम आया मेरे। तो आप बाहर जाएँ तो पहाड़ी इलाके में अगर जाते हैं तो गाड़ी में इतना पेट्रोल ज़रूर रखें कि आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचें। और आधा पेट्रोल टंकी में रख करके मेरा अपना एक नियम है बना हुआ कि आधा पेट्रोल जब ख़त्म होता है तुरंत पेट्रोल भराइए, एकदम पूरा पेट्रोल ख़त्म रिजर्व में मत जाने दीजिए। काहे कि बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, कहीं कहीं कभी पेट्रोल नहीं मिलेगा, कहीं पेट्रोल पंप हड़ताल हो गया। कई बार ऐसी घटनाएं हमको बहुत जगह बहुत तरह का फेस करना पड़ा है। तो उस समय जो हमारा पेट्रोल जो हमारे पास 200 किलोमीटर तक का रहता है या 250 किलोमीटर का, वह काम करता है कि ताकि हम उस एरिया से बाहर निकलते हैं तो दूसरे जगह हमको पेट्रोल मिल जाता है, और फिर हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक आप साधारण गाड़ियों को क्यों चुनते हैं? जब आपको स्पॉन्सर भी मिल रही है तो आप एक अच्छी बाइक को ले जाइए ना। मेरे अंदर हमेशा से कुछ अलग करने की इच्छा रही है। जो काम सभी लोग करते हैं मैं वो काम ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसमें कुछ नया करना चाहता हूँ। अगर सभी लोग मैंने बहुत ऐसा काम किया, जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो सभी लोग घर में बंद हो गए। अब मैंने उस लॉकडाउन के दौरान पूरे अपने मकान में टाइल्स लगाने का काम किया अकेले, और पूरे मकान में मैंने अपना टाइल्स लगा लिया। और उसको टाइल्स था मेरे पास पड़ा हुआ पुराना टाइल्स, उस सब को बैठ करके सीमेंट लेकर के, बालू लेके, अकेले राजमिस्त्री और अकेले लेकर के रंगोली बना के पूरे 3 तल्ला मकान तक मैंने उसको किया। तो वो डिज़ाइन एक अलग हो गया। जो आपके घर में एक रंग का मिलेगा, मेरे घर में जितना है वो पूरा बाजार मिल जाएगा आपको, जितने रंग का है।
तो वो सब मेरा एक प्रयोग होता रहता है, हमेशा हम अलग ढंग का करते हैं। तो बुलेट से मैंने देखा था कि लेह लद्दाख या हिल एरिया में ज़्यादा लोग 350 सीसी बुलेट ही नहीं, बल्कि मैंने देखा था कि लद्दाख के एरिया में 350 सीसी बुलेट से ज़्यादा लोग वहाँ 500 सीसी का बुलेट पसंद करते हैं। मैंने पूछा, मुझे पहली बार पता चला था वहाँ कि भाई 500 सीसी का भी बुलेट होता है। वो कहा 500 सीसी का बुलेट यहाँ चढ़ता है, लेकिन मैं उस समय 125 सीसी गाड़ी लेके जा रहा था। तो मैं देखा कि भाई जब मैं 125 सीसी से यहाँ पहुँच सकता हूँ, जिसको चलाने में भी आसानी, पेट्रोल खर्च भी कम पड़ता है, क्योंकि अपने खर्च से जाना है तो पेट्रोल भी देना। और मैंने इसलिए भी उसको लाइक किया कि चूँकि मेरी आमदनी कम थी, मैं जो उस समय कॉलेज में नौकरी करता था, उसी सैलरी में घर भी चलाना है, उसी में घूमना भी है। क्योंकि मेरी यह धारणा थी कि लोग कहते थे कि सारा तीर्थ जो है सब बुढ़ापा में कीजिएगा। हम सोचे जब बुढ़ापा आ जाएगा तो बाल बच्चे हमको क्या घुमाएंगे, हम उस समय घूमने के लायक हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम घूमेंगे कैसे। तो इसलिए जब तक शरीर साथ दे रहा है, समझे ना, थोड़ी देर बाद, तो शरीर साथ दे रहा है तभी तक हम ये कर सकते हैं, तो हम उसी और ज़्यादा देख सकते हैं दुनिया को। तो इसीलिए मैंने 80 से ही इसको चुना। और इसको चुनने के पीछे भी एक अलग कहानी है, मेरे जीवन में कहानियों का अंबार लगा हुआ है, जो अभी हम क्या बताएं। तो मैं इसको जो है सो अलग ढंग से कुछ करना चाहता था, इसलिए कई तरह की गाड़ियों को मैंने चुना। और हल्की हल्की गाड़ियों को हम प्रेफर करते हैं और उसी को लेकर निकलते हैं, जो कम खर्च में आदमी ज़्यादा यात्रा कर सकते हैं और सेफ भी रहता है, गिरने पड़ने पर भी ज़्यादा पैर हाथ नहीं डैमेज करेगा। इसलिए मैं निकलता हूँ उसको लेकर के। और इससे भी मैं, क्योंकि जब चलेंगे तो 60-70 से ऊपर तो चलेंगे नहीं बाहर में, तो फिर हमको 100 के स्पीड वाली गाड़ी की क्या ज़रूरत है। हाँ, उसकी ज़रूरत पड़ती है हाईएस्ट टॉप पर चढ़ने के लिए, जहाँ खड़ी चढ़ाई है। तो उसमें भी जब मेरी 100-150 सीसी या 125 सीसी चढ़ जाएगी तो मुझे 500 सीसी की ज़रूरत क्या है, मेरी अपनी एक धारणा है। और अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमने जिनसे बात की है, इनकी बातों को तो आपने सुना। इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे किस्से हैं इस एडवेंचरस ट्रिप के कि बताते बताते पूरा समय ही निकल जाएगा, क्योंकि 1980 से और अभी 2021 आ गया है। इतने सारे ट्रिप्स होंगे तो इतनी सारी कहानियाँ भी होंगी ही। आप इनकी जो कहानी है, इनकी ये जो जर्नी है, एडवेंचरस लाइफ है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जो रोड ट्रिप है साधारण गाड़ियों से जब हो सकती है तो बुलेट जैसी महंगी गाड़ियों के लिए क्यों देखना। अब आप अगर चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रख कर आप भी जा सकते हैं। चलिए, और भी खबरों को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।